मेरी जो प्लेसमेंट हुई थी वो ऑफ कैंपस हुई थी। आप ओके। ये काफी शॉकिंग है कि आईआईसी में जाके मैं ऑफ कैंपस मुझे मिला। इन अ वे आई वाज एन इंजीनियर बाय बॉर्न बाय बर्थ एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू बी अ एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। सो ओके। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरी लाइफ में और मैंने एक हाँ, रिस्क लिया है क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो। बस बस इतना ही बताइए, अगर चाइना वालों को पता चलेगा तो कल को पेपर छप जाएगा, फिर वो अपना पब्लिकेशन ले लेंगे। एक्चुअली चाइना गौरव, चाइना से तो यूएस भी compete नहीं कर पा रहा है तो मुझे टाइम मिला सैटरडे एंड संडे को और मैं ट्राई करूंगा कि मैं सीएसके का हर मैच देखूं क्योंकि ओके। ये धोनी का लास्ट है और उन्होंने जिस तरह रिटायरमेंट लिया वो काफी मुझे सेट लगा और धोनी शॉकिंग वैसे ही था। करेंगे लाइक। तो उनका अंदाज ही अलग है। मेक टू रीच पीपल विथ ओके। माई नॉलेज, टू रीच ओके। एवरी डोर ऑफ दिस वर्ल्ड विथ माई ओके। नॉलेज, सो दैट इज माई मोटिवेशन। हम जितने हाँ। भी बाहर रह ले, यूएस में रह ले, यूरोप में रह ले, सिंगापुर में रह ले, अपना देश अपना ही होता है और हमारी नेशनलिटी, हमारी पहचान ही हमारी हमारा देश है। सो रूप, आपने 2 साल एमटेक किया नैनो साइंस से, उसके बाद फिर आपने आपने जॉब भी किया। सो आपको जॉब कैसे मिला था, उसका क्या प्लेसमेंट के थ्रू मिला था कि क्या था, उसके बारे में बताएंगे? गौरव, चीजें मैं अच्छे से खुल के बोलना चाहता हूँ कि ओके। प्लेसमेंट का ये सिनेरियो है कि आपको 100% प्लेसमेंट मिल जाता है आईआईसी में फॉर एम फॉर मास्टर्स। पीएचडी इसका क्योंकि होता है अलग, मतलब रिसर्च, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मेरा ये था कि नैनो साइंस में स्पेसिफिक जॉब्स है। जैसे अब मेरी जो प्लेसमेंट हुई थी वो ऑफ कैंपस हुई थी। आप ओके। ये काफी शॉकिंग है कि आईआईसी में जाके मैं ऑफ कैंपस मुझे मिला। लेकिन एक्चुअली एक ये ऑफ कैंपस इन अ वे था कि मुझे पहले इंटर्नशिप करना था जो सेंटर फॉर नैनो साइंस से मैंने फिर इंटर्नशिप किया, मतलब एज अ स्टूडेंट मैं उस ओके। कंपनी में गया, मैंने इंटर्नशिप की और उसके बाद मुझे उन्होंने जॉब ऑफर किया जो बोलते हैं पीपीओ हम बोलते हैं। हाँ। तो एक्चुअली जॉब्स पहले आपको इंटर्नशिप्स के लिए मिलेगी, उसके बाद आपको कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मैक्सिमम जॉब्स वैसे मिली थी। और मैं काफ़ी लकी था कि मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया था। जैसे मैं सैमसंग इंटेल में के राउंड्स में बैठा था और मैंने बहुत अच्छा कर रहा था, मैं लास्ट राउंड तक भी गया था सैमसंग में। और इंटेल में भी मैं काफ़ी, आई थिंक 6 राउंड्स होते हैं तो उसमें चौथा या पांचवें राउंड तक मैं गया था, एचआर तक नहीं पहुंचा था जो फाइनल होता है। लेकिन सब सब जगह से लोग यही बोलते थे कि यू नो कि आप काफी अच्छे हो लेकिन आपने, आपका जो है बैकग्राउंड है मास्टर्स हम्म। में काफी अलग है। इट इज ओके। नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज ओके। नैनो साइंस। दो आई हैव ओके। डन सम कोर्सेज इन एनालॉग सर्किट डिजिटल, लेकिन उन्होंने उसको काफी नजरअंदाज कर दिया और मुझे जॉब नहीं दिया। ओके। तो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम कि ना इंटेल से मिल रहा है ना सैमसंग से भी मैं आउट हो गया, 2-3 कंपनीज में ऑन सेमीकंडक्टर्स इन सब में भी बैठा, पर सबसे एक ही कमेंट आ रहा है कि आपका डिग्री जो है वो नैनो साइंस में है, काफी इंटरडिसिप्लिनरी है, लेकिन आपका जो डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में नहीं है तो हम नहीं ले सकते आपको। ओके। और मुझे फिर बहुत खराब लगा क्योंकि क्योंकि मेरे पास नॉलेज है और मुझे जॉब नहीं मिल रही है। दैट इज, अब क्या कर सकते हो आप बोलो उस हाँ। समय। हाँ। लेकिन उसके बाद लकीली जब मैं लास्ट ईयर सेमेस्टर में था मुझे एक डिपार्टमेंट से एक इंटर्नशिप मिला ग्लोबल फाउंड्रीज में ओके। ज्वाइन करने का, जो एक इंटर्नशिप था। शायद मुझे जॉब भी ना मिलता अगर मेरा परफॉर्मेंस खराब होता वहां पर। लेकिन सो आई टुक अ रिस्क एंड आई वेंट टू दैट कंपनी। मैंने 2 साल अच्छी तरह से मेहनत करके उस कंपनी में काम किया एज ए इंटर्न पोजीशन। और मार्च में मुझे उन्होंने पीपीओ दिया, ऑफर लेटर दिया। और उसके बाद मैंने फिर कंपनी ज्वाइन की और अपना सक्सेसफुली एमटेक जो थीसिस होता है वो भी डिफेंड किया। और उसके बाद तो जानते ही है लोग। सो आप जॉब में कितना मंथ काम किए जॉब के लिए? जॉब पे मैंने मैक्सिमम बोलोगे अगर आप इंटर्नशिप भी अगर आप ऐड कर लोगे तो मेरा 1 साल 2 महीना हो जाएगा उससे रिलेटेड। पर जो जॉब है वो ज्वाइन किया आपका जुलाई में, और फिर जुलाई से मैंने मार्च, तो मार्च 2020 तक मैंने जॉब किया। सो काफी एक शॉर्ट पीरियड था
बाकी तुम्हारे बैच का स्टेट्स क्या था, कितने लोगों का प्लेसमेंट के थ्रू जॉब हुआ कि कितने लोग हायर स्टडीज के लिए चले गए? काफी जैसे हमारे बैच में जैसे काफी कम लोग हैं। जैसे मेरे बैच में जैसे 8 लोग थे, 8 से 9 लोग थे हम लोग एमटेक। एक्चुअली इसी में दूसरे डिपार्टमेंट तो 30 लोग या 50 लोग ऐसे होते हैं, लेकिन हम लोग का हाँ। काफी कम लोग थे। तो उनमें से 3-4 लोगों के जॉब लग गई उनकी ओके। अप्लाइड मटेरियल्स। मैं था जैसे ग्लोबल फाउंड्रीज में, एक था हम्म। सैमसंग में, ओके। और एक पता नहीं शायद, हाँ 3 से 4 लोगों का हो गया। और बाकियों ने फिर कुछ ने पीएचडी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, और कोई ओके। पीएच वहां पर ही आईआईसी में पीएचडी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ओके। सो दैट वाज द स्टेप। ओके। सो मुझे एक चीज़ करेक्ट करना, क्या इंडिया में केवल आईआईसी में ही नैनो साइंस का डिपार्टमेंट है कि कहीं और आईआईटीज में नैनो साइंस का डिपार्टमेंट है? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में भी अब तो लैब्स भी है नैनो साइंस के, ओके। ओके। लेकिन नॉट एज मच बिग एज जो सेंटर वी हैव मतलब इन जो आईआईसी। आईआईसी में है। या ओके। ओके। ओके, मीन्स एक्चुअली डिपार्टमेंट्स कोई है। करेक्ट कर सकता है, कोई करेक्ट कर सकता है मुझे वीडियो के द्वारा अगर मैं गलत हूं, लेकिन मैंने इतना बड़ा लैब कहीं हम्म। नहीं, मतलब इंडिया में नहीं देखा, ना ही सुना है मैंने। ओके। सबके पर्सनलाइज लैब हो सकता है, जैसे सब प्रोफेसर्स के होते हैं, या हाँ कुछ हाँ। कुछ डिपार्टमेंट्स में, जैसे आईआईटी बॉम्बे का भी एक नैनो फैब्रिकेशन लैब है, आईआईटी मद्रास हम्म। में भी है। लेकिन ये लैब बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका जहां पर हम जहां हम डिवाइसेस बनाते हैं, या जो हम्म। जो मतलब हम फैब्रिकेशन करते हैं। और एक है कैरेक्टराइजेशन, जो हम लोग उसको मतलब करंट मेजरमेंट या वोल्टेज मेजरमेंट, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक, ओके। डिवाइस काम कैसे कर रहा है। सो वो वो अलग जगह है। सो ये हम्म। ओवरऑल काफी बड़ा है। ओके। तो अगर किसी को पता है कि आईआईटी में आईआईसी से और बड़ा नैनो साइंस का डिपार्टमेंट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रूप, अभी आपका करंट रिसर्च एरिया क्या है? किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? मेरा जो करंट रिसर्च एरिया है वो अब है कंडेंस मैटर फिजिक्स। So, ओके। in a way, I was an engineer by birth, and now I am trying to be a experimental physicist. So, ओके। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरी लाइफ में, और मैंने एक हाँ। रिस्क लिया है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एक बैकग्राउंड से दूसरे बैकग्राउंड स्विच करें। लेकिन हाँ। यही चीज मैंने सेंटर फॉर नैनो साइंस में से सीखा है, और यही चीज इंटरडिसिप्लिनरी चीजें, मतलब जो टॉपिक है यही सिखाती है कि हाँ। आप रिस्क लीजिए, आप नए चीजों को जानिए, दैट इज साइंस। मेरा जो ग्रुप है वो लो डायमेंशनल क्वांटम मटेरियल्स ग्रुप है, और मेरे सुपरवाइजर का नाम डिमिट्री एफिटॉफ है, जिनके अंदर मैं जस्ट अभी 2 महीना हुआ है मेरे को यहाँ पर ओके। आए हुए। और मैं कंडेंस मैटर फिजिक्स, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी, हाँ हाँ। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और ओके। अभी मैं चीजें सीख रहा हूँ, थियोरेटिकल नॉलेज ले रहा हूँ। इन अ वे हम लोग चीजों ये हम लोग ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट इन अ सेंस कि हम जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक हम देयर आर थ्री डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, राइट। तो ओके। हम लोग 2 डायमेंशनल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे काम करते हैं, और वहां के हम लोग क्वांटम ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज कि वो ओके। सुपर कंडक्टिंग है कि नहीं। अगर सुपर कंडक्टिंग है तो और उससे कहीं डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सिस्टम की, वो रिवील की जा सकती है। और सुपर कंडक्टिविटी अभी बहुत हॉट टॉपिक है वर्ल्ड में। सो उस पे हम लोग काम करते हैं। बस बस इतना ही बताइए, अगर चाइना वालों को पता चलेगा तो कल को पेपर छप जाएगा, फिर वो अपना पब्लिकेशन ले लेंगे। एक्चुअली चाइना गौरव, चाइना से तो यूएस भी compete नहीं कर पा रहा है, तो चाइना का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ओके। उनके पास काफी मटेरियल्स है, लोग हैं, और इन्वेस्टमेंट है, इसलिए। सो पीएचडी इंटरव्यू के लिए आपने जैसे एमटेक किया, उसके बाद जॉब किया, उसके बाद फिर पीएचडी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, उसके प्रिपरेशन के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है।
और ये मैं लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता क्योंकि मेरा सिचुएशन थोड़ा अलग था, क्योंकि मैंने जैसे ओके। जॉब लिया, मैंने जॉब, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अब लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदे ने जॉब क्यों किया, क्यों वो पहले पीएच उससे पहले पीएचडी क्यों नहीं अप्लाई किया। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन द मिड जब मैं कर रहा था तो मेरे घर में कुछ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गई, ओके। और जिसके वजह से मुझे जॉब लेना पड़ा इन अ क्विक ओके। टाइम। ओके। और इसलिए मैं मारा मारा हर जगह अप्लाई कर रहा था और मुझे नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड, लेकिन फिर मुझे जॉब ओके। मिला लकीली। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश किया। मेरी मॉम ने मुझे बोला कि नाउ यू शुड अप्लाई फॉर पीएचडी एंड ऑल। पीएचडी। और तो अप्लाई करने तक के लिए मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, क्योंकि एक्चुअली पीएचडी जो एप्लीकेशन जो फॉरेन में स्टार्ट हो जाती है यूएस में बेसिकली, तो वो दिसंबर से शुरू होती है अगले साल के लिए। सो मेरे पास ऑलरेडी लाइक नवंबर में पहुंच गया था, लाइक नवंबर और अक्टूबर ऐसे कुछ टाइम पे। और एक्चुअली क्या होता है कि ये सब चीजें देने के लिए, फॉरेन लैंड में अप्लाई करने के लिए इंग्लिश बेस्ड एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जैसे जीआरई, टोफल, आईलेट्स। ओके। और इसके लिए मेरे मेरे पास टाइम नहीं था, और ओके। मैंने ये कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दिया। ओके। सो दैट्स व्हाई आई वॉज वेरी सिलेक्टिव इन डूइंग इट। और इसलिए मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज ही चूज की जो लोग ये स्कोर नहीं लेते हैं, ओके। मतलब जिनमें जीआरई स्कोर नहीं चाहिए होता है और ये इंग्लिश बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं चाहिए होता है। तो वैसे मैंने ओके। 5 या 6 स्कूल ओवर द वर्ल्ड सिलेक्ट किया ओके। और फिर एप्लीकेशन की। तो अगर आप लोग के पास टाइम है, और जो बच्चों के पास टाइम है और जो रिसर्च करना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप जीआरई दीजिए, ओके। आप इंग्लिश बेस्ड सारे एग्जाम्स अच्छे से दीजिए, और उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। और अब ये जो आप अप्लाई कर रहे हो उस पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आ जाती है। मतलब ये फिर एक इंडिविजुअल कैसा सोचता है, उसको किस पे रिसर्च करना है, किस किस डोमेन में जाना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने ओके। ये काफी देखा है कि लोग यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करते हैं कि मुझे सपोज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जाना है जो यूएस में है क्योंकि ये नंबर 3 है, मुझे एमआईटी जाना है क्योंकि ये नंबर 1 है, मुझे हार्वर्ड जाना है बिकॉज ये नंबर 2 है। तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने ये पीएचडी एप्लीकेशन नहीं सोचा, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों से कि आप ऐसा ना सोचें। सबसे मेन क्राइटेरिया ये है कि आप ग्रुप डिसाइड कीजिए, प्रोफेसर डिसाइड कीजिए कि जिसके अंदर आपको पीएचडी करना है। ओके। पीएचडी एक रिसर्च जॉब है, मैं एक्चुअली एक रिसर्च जॉब बोलता हूँ, इट्स नॉट एक स्टडी, ये एक स्टूडेंट फेज से आप काफी ऊपर हो। अब या। पीएचडी में स्टूडेंट फेस नहीं होता है, यू आर अ रिसर्चर, सो आप रिसर्च कर रहे हो। तो मैं लोगों को ये बोलूंगा कि आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप प्रोफेसर को सिलेक्ट कीजिए, उनको आप ईमेल कीजिए कि मेरा ये रिसर्च इंटरेस्ट है और मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। आपको अगर कोई पोजीशन है तो आप मुझे बताइए, आपके अंदर अगर ओके। आपके अंदर कोई ग्रुप में कोई पोजीशन है तो आप मुझे बताइए। और फिर अगर उसके पास वो पोजीशन होगा तो वो आपको ईमेल करेंगे। ऐसा नहीं है, कुछ प्रोफेसर नहीं करते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसर ईमेल करते हैं। और आपका अगर सीवी अच्छा लगा उनको तो ऑब्वियसली वो आपको ईमेल करेंगे, और फिर आपको वो इंटरव्यू लेंगे, और उसके बाद आप इंटरव्यू अगर अच्छा करते हैं तो आप सिलेक्ट होंगे। ओके। कुछ कुछ में ऐसा होता है कि हम लोग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ता है, और कुछ प्रोफेसर ऐसे बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको इंटरव्यू नहीं लूंगा, आप एक काम कीजिए, आप यूनिवर्सिटी अप्लाई कीजिए। तो उस ओके। सेंस में आपको उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है, और हाँ उसके हाँ। बाद फिर आप वहां पर सिलेक्ट होते हैं, और फिर आप उस ग्रुप पे ज्वाइन करते हो। ओके। सो एक इंटेंगल प्रोसीजर है गौरव। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर नहीं है, लेकिन इन अ वे, इन अ सिंप्लीफाइड सेंस में यही बोलूंगा कि लोग जिनके पास टाइम है, जो अब्रॉड में पीएचडी करना चाहते हैं, वो प्लीज जीआरई एग्जाम, आईलेट्स एग्जाम, टोफल एग्जाम लीजिए अगर आपके पास टाइम है। और आप अपना रिसर्च ग्रुप सिलेक्ट कीजिए, रिसर्च ग्रुप के बेस पे आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए, और ओके। फिर उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कीजिए। ओके। आप ऑपोजिट मत कीजिए कि आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो और उसके बाद आप रिसर्च ग्रुप सिलेक्शन करो। ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले आप रिसर्च जिस ग्रुप पे आप करना चाहते हैं उस ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
और अगर किसी के पास टाइम ना हो तो फिर वो तुम्हारी तरह कैसे कौन से कॉलेज की लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं? मेरे पास टाइम नहीं था, तो हाँ। सबसे बेस्ट मैंने यही किया कि मेरे जो रिसर्च इंटरेस्ट था उस समय मैं उसके अकॉर्डिंगली गया। और वर्ल्ड हम्म। में फिर मैंने देखा कि कौन 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 कंडेंस मैटर फिजिक्स या सुपर कंडक्टिविटी पे काम कर रहा है, और मुझे जो अप्रोप्रिएट लगा, बेस्ट ग्रुप लगा, मैंने उसी के अंदर फिर अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैंने ओके। एक्चुअली, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने एमआईटी हार्वर्ड में भी अप्लाई किया था, नॉट बिकॉज दे आर टॉप, लेकिन बात यह है कि क्योंकि मैंने एमआईटी में या हार्वर्ड में काफी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में जीआरई इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इंग्लिश हाँ। जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और आप ऐसे भी आप फॉर्म अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने दिया था। और एक्चुअली हार्वर्ड से मेरा नहीं आया, फिर एमआईटी से मेरा कॉल आया था, लेकिन फिर इंटरव्यू कॉल आया था, लेकिन फिर मुझे रिजेक्शन हुआ उससे। और उसके ओके। बाद फिर मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोनिक साइंसेज ज्वाइन किया। सो बॉटम लाइन यही है कि आप अपना ग्रुप देखिए, कम ग्रुप देखिए, आपके अप्रोप्रिएट, आपको रिसर्च अप्रोप्रिएट जितने भी ग्रुप है वो देखिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। ओके। रूप, मैं यहाँ पर एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग इंडिया में हम लोग फ्रिक्वेंटली हम लोग स्ट्राइक करते रहते हैं कि हमारा फेलोशिप हाइक करिए, स्टाइफन हम बढ़ाइए। सो आपका स्टाइफन कितना है, अगर आप बताना चाहेंगे यंगस्टर को मोटिवेट करने के लिए, बस ये क्वेश्चन है, तो अगर आप कंफर्टेबल है तो ये शेयर कर सकते हैं। गौरव, ये एक्चुअली, ये एक बात मैं दो तरह से रखना चाहता हूँ। पहला डेफिनेटली। बात यह है कि स्टाइफन जो देता है गवर्नमेंट, जो उस देश का जो गवर्नमेंट देता है, जैसे मुझे स्पेनिश गवर्नमेंट से मिल रहा है या मेरा इंस्टीट्यूट मुझे दे रहा है, और ऐसा मिलता है एक्चुअली गौरव, वो स्टूडेंट को उतना ही मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा मिलेगा कि आप कल करोड़पति हो जाओगे, लाखपति हो जाओगे, पर आपको उतना ही मिलेगा जितना आप सस्टेन कर सकते हो। मैं स्पेन में भी मुझे उतना ही मिल रहा है जितना मैं सस्टेन कर पाऊंगा। स्पेन में। लाइक आप कुछ सेविंग भी कर पाओगे, कुछ घर भी भेज पाओगे, और अपने लिए भी आप खर्च कर पाओगे, तो उतना आपको मिल जाता है। स्टाइफन को इतना वैल्यू मत दे, सच को ज्यादा फोकस करें। ओके। सो आप बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते रहते थे, तो जैसे बास्केटबॉल हो गया, आपको आईएससी में पाजी चीता के नाम से पुकारते थे। तो बताइए अपना स्पोर्ट्स ओरिएंटेशन जो आपका है उसके बारे में बताइए। ये काफी एक फ्लैशबैक जैसा हो गया मेरे को। अच्छा। हाँ, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से मैं काफी लगाव रखता हूँ, बचपन से ही मैंने काफी स्पोर्ट्स खेला है, काफी स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। इवन मैं अपने बैचलर्स में मुझे कभी कई अवार्ड्स मिले हैं। मैं बेस्ट स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ अपने बैचलर्स में, और बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, क्योंकि बास्केटबॉल मेरा गेम है जो मैं खेलता हूँ। और काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं मेरे को। और तो ये क्या बोलूं मैं, लेकिन ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि मैं आईएससी में मैंने काफी ट्राई किया खेलने का, दो मुझे बहुत कम टाइम मिला, आपको भी पता है काफी कम टाइम मिलता है, जैसे असाइनमेंट्स आ जाते हैं, ये आ जाता है, लेकिन मैंने ट्राई किया कि हमेशा मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव रहूं। और स्पोर्ट्स ही एक मीडियम होता है जिससे आप दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से भी मिल सकते हो, क्योंकि एक सेम डिपार्टमेंट नहीं खेलता है। आप बैडमिंटन खेलते हो तो कहीं लोग आते हैं केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, आप बात कर सकते हैं, और उस पर भी आप साइंस की बातें कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स इज ऑल्सो अ मीडियम टू टॉक अबाउट साइंस एंड रिसर्च एंड टू टू एंजॉय टुगेदर। सो या, सो गौरव, काफी लगाव रहा है। और मैं भले क्रिकेट भी खेला हूं, लेकिन मैं काफी बुरा हूँ और जीरो ज्यादा मारता हूँ, मतलब। ये तो गौरव, अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो आईपीएल में कौन सा फेवरेट टीम है आपका? मैं बचपन से, जैसे आई थिंक आईपीएल 2007 से शुरू हुआ है, तो मैं केकेआर को काफी सपोर्ट करता था, ओके। क्योंकि मैं असम से हूँ, और असम का जो नियरेस्ट स्टेट है वो बंगाल है। और हाँ, बंगाली लोगों से मैं काफी, मतलब लगाव मतलब है। मेरा काफी रहा है रिलेशन, और काफी मेरी मदर काफी बंगाली बोलना चाहती है, समझती भी है। ओके। ओके। तो इसलिए मेरा जो लगाव वो केकेआर से था। और ओके। उसके बाद मैंने चेन्नई को भी फॉलो किया, बिकॉज धोनी थे हमारे। फिर जैसे वो सस्पेंड हो गए एक साल के लिए, तो फिर मैंने फिर से केकेआर में स्विच कर दिया।
तो मेरा ये फ्लक्चुएशन रहा है, लाइक जो टीम अच्छा खेलती है मैं थोड़ा सा उसके तरफ चला जाता हूँ। तो तो अभी ऐसा क्या, है। अब तो अभी क्या स्पेन से सीएसके को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पक्का पक्का इस बार सीएसके है, और हर मैच में देखने वाला, कभी भी अगर मुझे टाइम मिलेगा। और क्योंकि अभी थोड़ा टाइम डिफरेंस हो गया इंडिया और इसमें हाँ, क्या बोलते स्पेन हैं और इंडिया के यूरोप के टाइम लिए, हाँ, जोन में, हाँ। या टाइम जोन में। तो अगर मुझे टाइम मिला सैटरडे एंड संडे को, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं सीएसके का हर मैच देखूं, क्योंकि ओके। ये धोनी का लास्ट है और उन्होंने जिस तरह रिटायरमेंट लिया वो काफी मुझे सेट लगा, और धोनी शॉकिंग वैसे ही था। करेंगे, लाइक, तो उनका अंदाज ही अलग है। तो इस उनका बार मैं अंदाज है। सीएसके सपोर्टर हूँ, और इस बार हम लोग धोनी के लिए काफी चेयर अप करेंगे, और मुझे आई होप धोनी जरूर इस बार हम आईपीएल ट्रॉफी लिफ्ट करें। सो जाते जाते रूप, आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आपका जो रिसर्च ओरिएंटेड है या फिर जो जॉब के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? गौरव, पहला टिप्स यही है कि अपने घर वालों से बात कीजिए, क्योंकि ये मैंने इस लाइन इस तरह इसलिए शुरू किया क्योंकि काफी मैंने यंगस्टर्स को देखा है, क्योंकि मैं भी एक यंगस्टर हूँ, बट मैंने काफी अपने दोस्तों से बात की है, और मुझे पता है कि लोग एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इनस्टेबिलिटी के वजह से लोग जॉब के लिए जाते हैं, जो काफी सही है क्योंकि घर को करना पड़ेगा, सपोर्ट हम्म। करना होगा। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमको मुझे पुश किया कि नहीं, तुम वही अच्छे से कर सकते हो शायद लाइफ में। और तो बात यह है कि आप बात कीजिए, क्योंकि मैंने भी अपने पेरेंट्स से बात किया था कि मुझे अप्लाई करना है, ये करना है, शायद मैं करूं या ना करूं। तो सबसे पहले आप अपने फैमिली से क्लियर हो जाए, अपने दोस्तों को बताने से पहले अपने फैमिली के साथ क्लियर हो कि आपका फोकस किस पे है, क्या पता आपकी फैमिली मान जाए आपसे। और उसके बाद यह है कि रिसर्च मोटिवेशन यही रहना चाहिए कि आपको एक कुछ अच्छा करे। रिसर्च का सबसे बेसिक जो फोकस यही होता है कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, क्योंकि तो रिसर्च का मोटिवेशन यही रहा है कि फॉर मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर लिविंग प्लेस, टू वर्क फॉर द पीपल, जैसे डेमोक्रेसी के लिए होता है फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। तो वैसे रिसर्च का भी एक मोटिवेशन यही रहना चाहिए यंगस्टर्स के लिए कि लोगों के लिए कुछ करें, आप नॉलेज से लोगों का फायदा करें, और जी जान लगा दे। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जिस माइंडसेट से ये ज्वाइन किया है, दैट इज टू रीच पीपल विथ ओके। माय नॉलेज, टू रीच ओके। एवरी डोर ऑफ दिस वर्ल्ड विथ माय ओके। नॉलेज, सो दैट इज माय मोटिवेशन फॉर ओके। रिसर्च। सो वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? स्पेन में माहौल अच्छा है? अभी अभी ज्वाइन किया है आपने? माहौल काफी अच्छा है, और आई थिंक एक बात है कि मैं बार्सिलोना में हूँ, और हम्म। बार्सिलोना इस काफी पॉपुलर है वर्ल्ड में फॉर यस। फॉर इट्स समर के लिए, क्योंकि लोग बीच भी जाना चाहते हैं, बीच के लिए काफी पॉपुलर है। तो काफी अच्छा माहौल है यहाँ पर, लोग भी काफी अच्छे हैं, काफी पोलाइट है। और इंडिया के साथ इसका क्लाइमेट सेम है, क्योंकि यहाँ बार्सिलोना इज वन ऑफ द प्रोविंसेस इन स्पेन जहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता। आप अगर ओके। जर्मनी जाओगे, फ्रांस जाओगे, आप मैक्सिमम से जो कंट्रीज होते हैं यूरोप के, वहाँ स्नोफॉल होता है, लेकिन हाँ। बार्सिलोना में स्नोफॉल नहीं होता है, एंड इट्स ओके। वेदर इज ऑलमोस्ट एज सेम एज इंडिया। सो मुझे यहाँ पर घर वाली फीलिंग ही आती है वेदर को देख के। ओके। बट बट इंडिया इज इंडिया, क्या बोल सकते हैं। अपना अपना देश अपना ही होता है, हम जितने हाँ। भी बाहर रह ले, यूएस में रह ले, यूरोप में रह ले, सिंगापुर में रह ले, अपना देश अपना ही होता है, और हमारी नेशनलिटी, हमारी पहचान ही हमारी हमारा देश है। ओके, तो रूप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे साथ ज्ञानबाजी किए। आई रियली अप्रिशिएट यू। आप स्पेन से हमारे साथ जुड़े, हम हमारे यूथ को मोटिवेट करने के लिए। और यंगस्टर तो मोटिवेट होंगे, और जितने भी पीएचडी स्कॉलर है या एमटेक स्कॉलर है वो उनको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन और नॉलेज मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूप। थैंक यू गौरव, और ये मेरा प्रिविलेज रहा है कि मैं आपके शो के माध्यम से हमारे देशवासियों के जो यंग जनरेशन है उनको छू सकूंगा, और उनसे अपनी बातें कर सकूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इंडिया में मेन फोकस रिसर्च को देना चाहिए, जो ऑलरेडी आई थिंक स्टार्ट हो चुका है, लेकिन रिसर्च इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
जो एक कंट्री का फाउंडेशन है, बैकबोन है, क्योंकि रिसर्च के बाद ही आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। तो टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप नहीं हो जाती, इट इज थ्रू रिसर्च। सो thank you, Gaurav, for inviting me here in your show, and I really hope, and I'm wishing all the best to all those students who are going to write GATE 2021, जो I think इस बार IIT बॉम्बे बनाने वाला है। So wish you all the best, आप अच्छा कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, और हमेशा सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए। ओके, सो ज्ञानबाजी मेरे यारों के संग फैमिली की तरफ से आपको भी ऑल द बेस्ट। आप अच्छा अच्छा रिसर्च करिए, इंडिया का नाम रोशन करिए स्पेन में और पूरे वर्ल्ड में, और वी विश वेरी गुड लक टू यू। थैंक यू गौरव। सो दोस्तों, ये थे रूप कुमार। ज्ञानबाजी फैमिली की तरफ से रूप कुमार को उनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज में वो इंडिया का नाम रोशन करते रहें। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। व्हेन आई कॉन्टेक्टेड हिम, ही वाज एक्साइटेड to come on my channel. I was excited to record a video with him. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जरूर जाइए, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए, और कमेंट्स करके बताइए कि क्यों पसंद नहीं आएगा, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन माय फ्यूचर वीडियोस। और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। और आईपीएल देखते रहिए, और वी विल बी मीटिंग सून इन कमिंग वीडियोस। आने वाले वीडियोस बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाले, और उनको शेयर करिए। जो यूथ है, जो आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनको शेयर करिए। जो आईआईटी, आईएससी, एनआईटीज, हायर स्टडीज और पीएसयूज, गवर्नमेंट जॉब, इन सब की सपना देखता है, उनको उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनके लिए एक ऐसा रोड मैप बने रहे, ताकि उनको फ्यूचर में इसका एडवांटेज हो। सो वी विल बी बैक सून। तब तक के लिए बाय बाय।